आपको सभी एलिमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। जब भी देखिए कोई क्वेश्चन आपसे बने, फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन बनता है पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक, ठीक है, या आपसे क्वेश्चन बनता है ला बिली डेमसन्स मर्सी एज अ बैलेट, क्वेश्चन बनता है ब्रेक 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 एज अ लिरिक, माई लास्ट डचेस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, द कैननाइजेशन एज अ मेटाफिजिकल पोएम। इन सभी के आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, ठीक है। टर्म्स में भी मैं आपको नोट्स भेजूंगी, अभी भेज नहीं पा रही, पूरी प्रिपेयर नहीं है अभी, तो मैं नोट्स भेजूंगी, आपके साथ डिस्कस भी करूंगी। तो जितने भी टर्म्स है उसके आपको की पॉइंट्स पता होने चाहिए। यदि आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही टेक्निक आपको अप्लाई करनी है जो भी क्वेश्चन आपसे टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, और आपको 2 से 3 कोटेशन प्रिपेयर करनी होगी, राइट। चलिए देखते हैं। My Last Duchess by Robert Browning. It is one of the finest example of dramatic monologues in English literature. आप इस लाइन को कट कर सकते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। In this poem, Browning present the character of a Duke of Ferrara. Important है आपको इंक्लूड करना कैरेक्टर का नाम, जो कि अपनी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और मॉरल करेक्शन को दिखाता है। कैसे? स्पीच विदाउट एनी डायरेक्ट ऑथोरियल कमेंट्री। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो भी मेन कैरेक्टर है उसका कैरेक्टर रिवील होता है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी एटीट्यूड, उसकी पूरी साइकी रिवील होती है उसके स्पीच के थ्रू। हालांकि आपको कोई डायरेक्ट कमेंट्री देखने को नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई डायरेक्ट स्पीच हो रहा है। दूसरी चीज सॉरी दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये दिखेगा, देयर इज अ साइलेंट लिसनर, यू डू नॉट नो अबाउट दैट पर्सन एग्जैक्टली, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये कौन पर्सन है। तो साइलेंट लिसनर एक होता है जो कि सुन रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही कैरेक्टर का टेम्परामेंट देखने को मिलेगा। जी, कॉमर्स का भी मैंने पेपर नहीं देखा है, बट आप लोग पेपर देख सकते हैं कॉमर्स का, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इन्वॉल्व्स अ सिंगल स्पीकर, याद रखना है सिंगल स्पीकर होता है, एंड ही एड्रेस अ साइलेंट लिसनर एट अ स्पेसिफिक मोमेंट। थ्रू दिस स्पीच जो रीडर है उसे इंसाइट मिलती है स्पीकर के कैरेक्टर के बारे में। तो देखिए आप भी कैसे जानते हैं जुको फेरारा कैसा है, एक डोमिनेटिंग बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर का व्यक्ति है, जो कि अपनी वाइफ को कंट्रोल करके रखता है, डचेस को, एंड एट लास्ट व्हेन ही कुड नॉट कंट्रोल ही एक्चुअली गेव द कमांड टू किल हर। तो ये उसके बहुत ही ज्यादा हम नेगेटिव पोर्ट्रेयल को देखते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर को देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एक एनवाई आए, एनवाई मतलब मैसेंजर आए हैं, हु हैज कम टू अरेंज हिज नेक्स्ट मैरिज। यहाँ पे जब ये इस एनवाई को मैसेंजर को पोर्ट्रेट दिखाते हैं अपने डिजीज्ड वाइफ का, तो भी ये दिखाते हैं कि मैं स्पेशली आपके लिए इस कर्टन को हटा रहा हूँ। शुरुआत में ऐसा इनका बोलना रहता है, जो ये दिखाता है कि इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द डचेस कहीं ना कहीं ये ड्यूक एक तरह का कंट्रोल दिखा रहे हैं over the portrait of that dead duchess also. Okay, स्क्रीन सबको शो हो रही है आई थिंक। सविता जी एक बार रिजॉइन कीजिए। यस, ओके। द ड्यूक ग्रेजुअली रिवील्स हिज कंट्रोलिंग एंड एरोगेंट नेचर। तो यहाँ पे देखिए कुछ की पॉइंट्स आपके, देखिए क्या है, ड्यूक कैसा है, कंट्रोलिंग है, एरोगेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं नेगेटिव पोर्ट्रेल यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड he is perhaps he is speaking to an NY who has come to arrange his next marriage. सेकेंड आपको ये समझ में आएगा साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे ड्यूक हालांकि ऊपरी तौर पे कल्चर्ड और रिफाइंड दिखता है, ही इज एप्रिशिएटिंग आर्ट एंड ब्यूटी। जहाँ पे हम देखते हैं वो डचेस के पोर्ट्रेट को एडमायर करता है। फ्रा पेंडोल्फ ने इसको, इनके पोर्ट्रेट को पेंट किया है। तो आपको फ्रा पेंडोल्फ का नाम याद रखना है, लेकिन वो जब जब बोलते हैं उनका डार्कर साइड हमें दिखता है। वो कंप्लेन करते हैं, द डचेस स्माइल टू फ्रीली एंड ट्रीटेड एवरीवन विद इक्वल कर्टसी, जिसे वो इनएप्रोप्रिएट समझते हैं। उनका मानना है कि अगर वो हमारे स्टेटस के हैं तो हमारे साथ ही उनका ये बिहेवियर स्पेशल होना चाहिए। इवन वो उनके दिए गिफ्ट को भी वैसे ही अप्रिशिएट करती है जैसे वो किसी और के द्वारा दिए गए किसी अदर गिफ्ट को। तो ये उनको पसंद नहीं आता, ठीक है।
जो कि इनकी प्राइड एंड पॉजिटिवनेस को दिखाता है। इनका एक डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इंक्लूड करना है। आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्ड टॉप टुगेदर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो कि ये दिखाता है कि इन्हीं की वजह से डचेस की डेथ होती है। हालांकि एक्सप्लिसिटली नहीं कहते हैं, ओपनली नहीं कहते हैं, डायरेक्ट नहीं कहते, बट इम्प्लिसिट आपको मीनिंग देखने को मिल रही है, इनडायरेक्ट मिल रही है, दैट ही ऑर्डर्ड he ordered some people to kill the duchess। ये इनडायरेक्ट रिवोल्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे एज अ रीडर हम इस कैरेक्टर की साइक। नेक्स्ट दैट इज साइलेंट लिसनर। तो यहाँ पे साइलेंट जो लिसनर है ये ड्यूक के स्पीच को कंटिन्यू करने के लिए अलाउ कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्यूक और ज्यादा रिवीलिंग हो रहे हैं। देयर इज ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है, ड्रामेटिक आयरनी है, बिकॉज ड्यूक इज अनअवेयर अबाउट हाउ हिज वर्ड्स आर एक्सपोजिंग हिज क्रुएलिटी एंड मॉरल एम्प्टीनेस टू द रीडर। तो यहाँ पे आपको ड्रामेटिक आयरनी भी देखने को मिलेगी। थीम आपको देखने को मिलेगी पावर एंड कंट्रोल की। ड्यूक अपनी वाइफ को एज अ पोजेशन ट्रीट करते हैं, एज अ आर्ट वर्क ट्रीट करते हैं, जैसे वो किसी को दिखा रहे हैं। यहाँ पे टचेस का पोर्ट्रेट दिखाना जैसे वो किसी आर्ट वर्क को दिखा रहे हैं। और इनका प्राइड भी हमें बहुत ज्यादा दिख रहा है कंट्रोलिंग एक्सेस में, क्योंकि वो बोलते हैं सिस्नट्स पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू। यही लाइन से जो मैं आपको बता रही थी कि शुरुआत में ये पोजीशन दिखाते हैं, व्हेन कर्टन उठाने में भी ये बहुत ज्यादा प्राइड दिखा रहे हैं, एंड ही इज शोइंग हिज डिजायर टू डोमिनेट बोथ इन लाइफ एंड आफ्टर डेथ। तो आफ्टर डेथ भी इनका कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। यू कैन सी द यूज ऑफ राइम कप्लेट इन आयम्बिक पेंटामीटर, जो कि इस पोएम को फॉर्मल और कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर देता है, विच इज मिमिकिंग ड्यूक्स अटेम्प्ट टू मेंटेन कंट्रोल। ठीक है, तो आप इतना ही लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप पूरी लाइंस लिखें। ठीक है, in this way it can be said that this poem is a master, we can say an excellent example of dramatic monologue, क्योंकि यहाँ पे आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। ड्यूक के स्पीच के माध्यम से यहाँ पे ब्राउनिंग ने प्राइड, जेलसी, अब्यूज ऑफ पावर, इन सारी थीम्स को दिखाया है। एंड it is also a powerful critique of aristocratic authority in human ego। यहाँ पे आपको ईगो देखने को मिलता है, एरिस्टोक्रेटिक अथॉरिटी भी देखने को मिलती है, दिखावे की दुनिया अलग है और रियल में चीजें अलग है, ये भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। देखिए, कुछ आपको यहाँ से पूरा आंसर प्रिपेयर मिल जाएगा, यहाँ से आप बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेंगे तो भी आपका 200 वर्ड्स हो जाएगा। कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ से आपको बता दे रही हूँ जो आपको इंक्लूड करने होंगे आंसर में। ठीक है, 2 से ज्यादा आप आंसर एक क्वेश्चन में मत पढ़िए, मतलब प्रिपेयर करने के लिए दो क्वेश्चंस मोर देन एनफ है मेरे अकॉर्डिंग। वन इज रिलेटेड टू थीम, वन इज रिलेटेड टू सिंबलिज्म एंड इमेजरी, क्योंकि आप दोनों को कंबाइन करके ही आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है किसी पोएम में कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें पैराडाइज लॉस्ट में, तो वहाँ पे कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार क्वेश्चन बनता है, जॉनरा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, तो आप उस अकॉर्डिंग वहाँ पे पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको थीम, पर्टिकुलर जॉनरा, ये प्रिपेयर करना है। कुछ एलिमेंट्स आप, कुछ पॉइंट्स आपको सिंबलिज्म और इमेजरी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर प्रिपरेशन होगी पोइट्री में। ओके ओके, नेक्स्ट है थीम ऑफ पावर एंड कंट्रोल। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, बट हम एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग में कुछ थीम्स को, थीम वाले पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अथॉरिटी, प्राइड एंड जेलसी, ये आपको दिखती है ड्यूक के कैरेक्टर में। मॉरल, करप्शन एंड टायरनी, इन सबको आप देखिए पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इस सबको आप पॉइंट्स में लिखेंगे, कुछ कीवर्ड्स लिखेंगे और पैराग्राफ आप खुद से बना लीजिएगा। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी कैन सी द डोमिनेंस ऑफ द ड्यूक, क्योंकि जब वो अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है उस मैसेंजर के साथ आर्ट गैलरी में, व्हेन ही गोज एंड ही डिसाइड्स टू व्हाट टू रिवील, वो खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे इन्हें अब पोर्ट्रेट दिखाना है कि नहीं दिखाना। तो ये जो पोर्ट्रेट है ये अपने आप में एक सिंबल बन जाता है अथॉरिटी का। ठीक है, जब वो बोलते हैं नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि कोई और नहीं इस कर्टन को ड्रॉ कर सकता है, बल्कि मैंने केवल आपके लिए इस कर्टन को ड्रॉ किया है।
विच रिवील्स हिज पावर टू रिवील और कंसील हर इमेज। तो यहाँ पे उनकी पोजीशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, पोजीशन कंट्रोल, वो दिखता है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। उनका ऑब्सेशन दिखता है, दैट डचेस वाज टू इजीली प्लीज्ड विद ऑल, और उन्होंने अपने स्माइल को केवल ड्यूक के लिए रिजर्व नहीं किया था। इनकी नेचुरल काइंडनेस, इनका अप्रिशिएशन, इवन छोटी छोटी चीजों में इतना खुश हो जाती थी, अप्रिशिएट करती थी कि उन्हें बुरा लगता था। उनका कहना था कि उनका जो 900 ईयर्स ओल्ड नेम है, जो कि उनके हायर स्टेटस का एक सिंबल है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रॉपर बिहेव करना चाहिए था। 900 ईयर्स ओल्ड नेम का मतलब है जो इनको जो नाम दिया गया था। क्या आपको इस इमेज नहीं दिख रही है? सभी लोगों को इमेज नहीं दिख रही है क्या? बताइए। सविता जी, आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और मैंने पीडीएफ आप लोगों को क्लास की पहले ही शेयर कर दी थी, आप उससे ग्रुप से भी आप एक बार देख सकती हैं, ठीक है। तो ये इनके एरिस्टोक्रेटिक प्राइड को, एक्सपेक्टेशन ऑफ एब्सोल्यूट ओबीडियंस को दिखा रहा है। जैसे किसी लड़की की बहुत बड़े घराने में शादी हो जाए, ठीक है, लेकिन उसका जो नेचर है वो ऐसा है कि वो बहुत ट्रू टू हर सेल्फ, ट्रू टू हर नेचर रहती है, और दिखावे की दुनिया में नहीं रहती। तो क्या होता है कि ओके, सविता जी आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करिए तो आपको दिखेगा, ठीक है, स्क्रीन आपको विजिबल होगी। तो क्या होता है कि कई बार जो हायर सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि गर्ल को उनके एरिस्टोक्रेसी को मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। आई गेव कमांड्स एंड ऑल देन ऑल स्माइल टू स्टॉप टुगेदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगेन ड्यूक का कंट्रोलिंग नेचर हमें दिखता है, दैट ही कुड नॉट टॉलरेट डचेस इंडिपेंडेंट स्पिरिट, और लास्टली वो उनकी डेथ का ऑर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीम कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। तो ये दिखाता है कि वो किसी के भी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करता है। एंड ही कंसीडर्स डचेस एज एन ऑब्जेक्ट rather than human being। ठीक है, तो यहाँ पे उनको आर्ट वर्क से आप जो एक कंपेयर है वो दिखा सकते हैं कि आर्ट वर्क की जैसे ही वो उनको ट्रीट करते थे। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो this point is again very important। The Duke appears cultured and refined, appreciating art and beauty, लेकिन उसका ये जो मुखौटा था, फैसेट मतलब मुखौटा, उसके नीचे क्रुएलिटी एंड एरोगेंस है। तो यहाँ पे ब्राउनिंग उस एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का जो एक एक्सपोजर है वो दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी उसे दिखा रहे हैं इस ड्यूक के कैरेक्टर की पोर्ट्रेयल के माध्यम से, ठीक है। एंड ब्राउनिंग एक्सपोजेस द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड अथॉरिटी एंड dehumanizing effects of possessiveness also। द पोएम इज अ क्रिटिक ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे पावर को अब्यूज किया जाता है एंड इंडिविजुअलिटी को सप्रेस किया जाता है। मतलब पावर के माध्यम से वो किसी भी व्यक्ति को डोमिनेट कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस तो हम नहीं कह सकते, बट इट इज अ काइंड ऑफ टायरनी जो कि हमें ड्यूक के कैरेक्टर में नजर आ रही है, राइट? क्या आपको इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज आयरनी एंड ड्रामेटिक आयरनी। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ड्रामेटिक आयरनी आपको वहां पे दिख रही है जहाँ पे हम ये नहीं समझ, यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्यूक को नहीं पता है कि उसकी जो लाइन्स है उसका क्या असर हो रहा है रीडर के ऊपर। उसको नहीं पता कि वो हालांकि सोफिस्टिकेशन दिखा रहा है, बट उसका जो रियल कैरेक्टर है वो रिवील हो रहा है। तो यहाँ पे आप ड्रामेटिक आयरनी देख सकते हैं। उसके इनडायरेक्ट स्पीच से उसका डायरेक्ट कैरेक्टर पोर्ट्रेयल हो रहा है। यहाँ पे ड्यूक अपने को बहुत सोफिस्टिकेटेड दिखाते हैं, लेकिन उनकी क्रुएलिटी, उनका एरोगेंस, उनका जो पॉजिटिवनेस है, उनका एंगर, वो सब दिख रहा है उनके हर एक स्पीच से, ठीक है। हालांकि वो आर्ट में टेस्ट अपना दिखाते हैं, बट ये समझ में आता है कि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं चीजों का। और जहां वो डचेस को क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे हमारे सामने डचेस का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा काइंड, गुड, वर्चुअस लेडी का कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ड्रामेटिक आयरनी वाला पॉइंट है, इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा खुद से, ओके। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, की लाइंस है जो मैंने आपको बताई, उसी को आप इंक्लूड
ड्रामेटिक आयरनी में आपको अपीयरेंस एंड रियलिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे ड्यूक क्या दिखा रहे हैं और एक्चुअल रियलिटी क्या है। ठीक है, तो ये बताइए कि आपको ये समझ में आया है? ये पहला आंसर कैसे आप लिख सकते हैं? ड्यूक एक्चुअली निगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे नहीं करना, ड्यूक निगेटिव कैरेक्टर है ही। ठीक है, उसके जितने भी डायलॉग्स हैं या उसके नॉट डायलॉग्स बट उसकी जितनी भी लाइंस है, जितने भी स्टेटमेंट वो कह रहे हैं, उस सब से उनकी क्रुएलिटी ही नजर आ रही है। उन्हें ये पसंद नहीं है कि डचेस एक नेचुरल बिहेव कर रही है, उनकी बातों को ओबे नहीं कर रही है। ठीक है, शी स्माइल्स विद एवरीवन और उनकी स्माइल्स ड्यूक के लिए रिजर्व नहीं है, ये उन्हें पसंद नहीं आ रहा। तो ये तो आप लोग खुद भी इस बात को कोरिलेट कर सकते हैं कि ये बिल्कुल अननेचुरल बिहेवियर है ड्यूक की तरफ से। तो ड्यूक बहुत ही एरोगेंट, एक ऑब्सेसिव नेचर की पर्सन है। ठीक है, बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर यहाँ पे दिखाया गया और ये उस समय की एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का एक रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे एक व्यक्ति ऊपरी तौर पे बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड दिख रहा है बट डीप विद इन हम देख रहे हो कि उसका कैरेक्टर कितना नेगेटिव है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पोएम है आज की प्रोस्पिके। इसको बहुत लोग प्रोस्पाइस या कुछ और भी पढ़ते हैं बट मैंने तो प्रोस्पिके ही पढ़ा है, तो इसलिए मैं प्रोस्पिके ही प्रोनाउंस कर रही हूँ। ठीक है, critically analyzed as a Prospike as a poem of courage and optimism in the face of death। तो Prospike में आपको एक लाइन, I was ever a fighter, so one fight more, the best and the lost, the best and the last। Yes, Pragya, you can correlate this line with that poem। Okay, अर्लियर पोएम जो हमने पढ़ी वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक एग्जाम्पल था। ये पोएम जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज अ बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक लिरिक, जहाँ पे आपको पोएट का एक बोल्ड एटीट्यूड दिखता है टुवर्ड डेथ। ही इज एक्सेप्टिंग डेथ, ओके, करेज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। तो चलिए हम देखते हैं प्रोस्पिके पोएम। बताएंगे आप लोग किसको डेडिकेट की गई है, किसके लिए लिखी है इन्होंने ये पोएम। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक लिरिक, जहाँ पे पोएट का में बोल्ड एंड फियरलेस एटीट्यूड दिखता है टुवर्ड्स डेथ। बहुत सारे पोएट्स हैं जो डेथ को फियर या सॉरो से कोरिलेट करते हैं, बट यहाँ पे ब्राउनिंग डेथ को बहुत ही ज्यादा ब्रेवरी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करते हैं। एंड यहाँ पे पोएट की हमें ऑप्टिमिज्म देखने को मिलती है फॉर लाइफ एंड डेथ। दिस पोएम इज रिटन आफ्टर Elizabeth Barrett Browning's death, so this is very important point. He is not actually portraying death as a negative, but he is presenting death as a in a positive way। ठीक है, प्रोस्पिके इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड। तो यहाँ पे डेथ को नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं किया गया है, पॉजिटिव पोर्ट्रे किया गया है, क्योंकि आफ्टर डेथ ब्राउनिंग विल गेट अ चांस टू मीट हिज वाइफ अगेन, जिसको डेथ के कारण वो सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, ब्राउनिंग emphasizes facing the future bravely rather than fearing the unknown। यहाँ पे जब वो उस आर्क एंजल से मिलेंगे, उस डेथ से मिलेंगे, उसके बाद क्या होगा, इसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इज नॉट फेयरफुल एट ऑल। एंड उन्होंने डेथ को एक बैटल से, एक डिफिकल्ट जर्नी से कंपेयर किया, जिसे स्ट्रेंथ के साथ कन्फ्रंट करना चाहिए। डेथ के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, सरेंडर नहीं करना चाहिए। वी शुड कन्फ्रंट डेथ विथ स्ट्रेंथ। ओके, and from the very beginning he rejects the idea of avoiding struggle। He decides that he does not wish to skirt through life or escape difficulties। तो शुरू से ही इन्होंने बताया कि ये जो भी इनके सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं, इसके सामने वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो escape नहीं करेंगे डिफिकल्टीज को, बल्कि वो डेथ को फेस करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मेटाफर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे डेथ को, जब व्यक्ति डेथ की तरफ बढ़ता है, मतलब जब उसको मौत आती है जिस व्यक्ति को, तो जैसे धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लगता है, शरीर ठंडा हो जाता है, वैसे उसको इन्होंने एक इमेजरी से कंपेयर किया है, वो है क्लाइंबर। जैसे कि एक पर्वतारोही पर्वत पे चढ़ाई करता है, क्लाइंबर माउंटेन को असेंड करता है, सेम एज जब व्यक्ति मौत की तरफ मौत को
एक तरह से हम कह सकते हैं अप्रोच करता है, उस इमेजरी को इन्होंने दिखाया है। आर्क फियर इन अ विजिबल फॉर्म, आर्क फियर मतलब क्या है, डेथ। जब पोएट धीरे धीरे डेथ को अप्रोच कर रहे हैं तो इनके सामने डेथ एक आर्क फियर के फॉर्म में खड़ी हुई है, जिसको पोएट कन्फ्रंट करने के लिए डिटरमाइंड है। यहाँ पे आपको कई सारी इमेजरी देखने को मिलेगी, स्टॉर्म, मिस्ट, डार्कनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी इमेजरी। ये सभी उन हार्डशिप्स को, उन सर्टेनिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि डेथ से रिलेटेड है। ठीक है, स्टॉर्म, मिस्ट, डार्कनेस, जैसे जब कोई भी व्यक्ति पर्वत पे चढ़ता है तो उसे बहुत सारे तूफानों का सामना करना पड़ता है। मिस्ट होती है, डार्कनेस होती है, जो कि हार्डशिप और अनसर्टेनिटीज को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे इन सभी को फियर के तौर पे नहीं दिखाया राइटर ने, बट यहाँ पे इन सभी चैलेंजेस को उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे दिखाया है, जिसके माध्यम से उन्हें एक अल्टीमेट विक्ट्री मिलेगी जो कि मोर मीनिंगफुल है। ठीक है, चैलेंजेस के बाद जब आपको सक्सेस मिलती है तो आपकी जो सक्सेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज्यादा उसकी इंटेंसिटी हो जाती है। ब्राउनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ इज नॉट एंड बट अ ट्रांजिशन। यहाँ पे हम देखते हैं डेथ कोई एंड नहीं है बल्कि एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन कैसा? उन्हें ऐसा लगता है कि आफ्टर इंडोरिंग द स्ट्रगल, इस डेथ के स्ट्रगल को एंडोर करने के बाद उन्हें एक पीस मिलेगी, उन्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड क्या होगा? रीयूनियन विद हिज बिलवेड वाइफ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेथ के बाद वो नेगेटिव नहीं है, पेसिमिस्ट नहीं है, उनका एक आइडिया है कि वो डेथ के बाद उन्हें एक मौका मिलेगा टू सी हिज वाइफ अगेन। ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज एक्सेप्टिंग डेथ विदाउट एनी हेजिटेशन। और इस तरह डेथ उनके लिए कोई लॉस नहीं है बल्कि इट इज अ गेटवे टू एटर्नल कंपेनियनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, that is not a loss but it is a gateway to eternal companionship. ओके, तो यहाँ पे आपको विक्टोरियन आइडल्स देखने को मिलेंगे, हीरोइज्म का एंड परसेवरेंस का, जहाँ पे राइटर दिखा रहे ह्यूमन स्पिरिट एंड ही इज रिफ्यूजिंग टू यील्ड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। जहाँ पे आपको यूलिसेस में भी सेम आपको देखने को मिलती है, टू स्ट्राइव टू सीक एंड नॉट टू यील्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे विक्टोरियन स्पिरिट आपको देखने को मिलेगी, सेम एज ब्राउनिंग भी इस पोएम में नेवर टू यील्ड की स्पिरिट दिखाते हैं। He would rather experience the full intensity of life, including its struggle, than live passively. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैसिवली लिव नहीं करना चाहते बल्कि लाइफ के बाद जो आफ्टर लाइफ है उसके पहले जो एक डेथ का जो एक स्टेज आता है उसके स्ट्रगल को वो फेस करना चाहेंगे, जो कि उनका एक बिलीफ दिखा रहा है टू बी एक्टिव इंगेज्ड इन लाइफ एंड डेथ अलाइक। चाहे वो जीवित रहे चाहे वो डेथ की तरफ बढ़े, दोनों के साथ उनका जो एक रिसेप्शन होगा वो सिमिलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए एक कॉन्फिडेंट टोन देखने को मिलेगी, डायरेक्ट लैंग्वेज है, नो डाउट, नो डिस्पेयर। ब्राउनिंग आपको डिटरमाइंड दिखेंगे, पेसिमिस्टिक नहीं दिखेंगे बिल्कुल भी, ऑप्टिमिज्म देखने को मिलेगा, फेथ देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, वहां जहाँ पे आपको डेथ एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी स्टेप के रूप में देखने को मिलेगी जो कि राइटर के लिए एक चैलेंज है, एक सीढ़ी है ताकि ये अपनी वाइफ के तक पहुंच जाए। एंड दैट इज प्रेजेंटेड हियर एज अ बैटल, जो कि उनको एक पीस, एक रीयूनियन देगा। ठीक है, so this poem is important for courage, hope and enduring strength of the human spirit. यहाँ पे पोएम राइटर ने सेलिब्रेट किया है करेज, होप एंड एंड्योरिंग स्पिरिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो आपको इन्हीं थीम्स को दिखाना है। कुछ लाइंस को, 2 से 3 लाइंस को आप इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको कोई नया पॉइंट मिल रहा है या कोई लाइन आपको मिल रही है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आर्क फियर वाली आप लाइन जरूर लिखिएगा एंड क्लाइंबर की आप इमेजरी जरूर लिखिएगा। जैसे एक पर्वतारोहण जब पर्वत पे चढ़ता है तो उसे बहुत सारे स्टॉर्म, मिस्ट, डार्कनेस का सामना करना पड़ता है। सेम एज जब व्यक्ति डेथ को अप्रोच करता है तो उसे बहुत सारा पेन, बहुत सारा स्ट्रगल, अनसर्टेनिटी फेस करना पड़ता है। ठीक है, इस आप पॉइंट्स को लिख सकते हैं।
परसेवरेंस की बात हो रही है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है, चैलेंजिंग टोन की बात हो रही है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस पोएम इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी पोएम, जिसके आप कुछ की पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। क्या आपको ये क्लियर है, बताइए येस या नो?